सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आप लोग मुझे देख रहे हैं आपके फेवरेट चैनल कंपटीशन वाला पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के एक बहुत ही खास चैप्टर की, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड वी आर अबाउट टू मेक अ माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर, जो कि मेरा हैंड ड्रॉन माइंड मैप होगा, जहां पर आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंसोलिडेट कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा 2 पेपर शीट्स के अंदर। यानी व्हेन यू आर अबाउट टू रिवाइज दिस चैप्टर एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन, उस टाइम पर आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने में मान के चलिए आधा घंटा भी नहीं लगेगा। एंड यू कैन रिवाइज, यू कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम टाइम पॉसिबल, जो कि इस सीरीज का मोटो है। तो मैं आपका एक और बार स्वागत करता हूं माइंड मैप सीरीज में। एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़नी क्या क्या चीजें हैं। तो जब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं तो हमारे लिए बाकी कंसेप्ट्स के ऊपर सिर्फ लेयरिंग करना और आसान हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम के अंदर घुस जाते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी यहां पर बात हो रही है प्लांट कैसे ग्रो करता है एंड प्लांट कैसे डेवलपमेंट शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसी भी प्लांट की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, वो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। अगर आप किसी पेड़ को उगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले बीज बोना पड़ेगा। यानी आपको सबसे पहले सीड जो है वो एक जमीन के अंदर डालना पड़ेगा। ये सीड जो है आगे चल के क्या हो जाता है दोस्त, अंकुरित हो जाता है। जैसे आपने चने भिगोए होंगे खाने के लिए, है ना, या आपने मूंग भिगोए होंगे, तो ये जो आपका छोटा सा सीड है, इसके ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। यानी ये सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीड कन्वर्ट हो जाता है सीडलिंग के अंदर। एंड देन आपका ये जो सीडलिंग है ये और अच्छे तरीके से ग्रो करने लगता है और आपका क्या बना लेता है, एक प्लांटलेट बना लेता है, जो कि थोड़ा सा जमीन से बाहर आता है और इस पर छोटे छोटे लीव्स भी हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। एंड देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिलता है, एक फुल फ्लेजेड प्लांट देखने को मिलता है, जहां की आपको देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे लीव्स, बल्कि अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी। अगर आप एक एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो यानी आपको एक फुल फ्लेजेड प्लांट भी देखने को मिलेगा। ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है आपकी किसकी, एक प्लांट की। सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से प्लांटलेट, प्लांटलेट से प्लांट, और उसके बाद क्या होगा दोस्त, ये प्लांट जो है मैच्योर होगा, है ना, अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। मैच्योर होने के बाद बूढ़ा होने लगेगा, यानी क्या होने लगेगा, सेनेसेंट होने लगेगा। एंड आफ्टर सेनेसेंस क्या हो जाएगी, इस प्लांट की डेथ हो जाएगी, इस प्लांट की डेथ हो जाएगी। और अगर आप सीड से भी पहले की जिंदगी देखना चाहो तो दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म, स्पेशली द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से। और उसके बाद वो जो जाइगोट है ये आपका डिवाइड करने लगता है, सेल डिवीजन करने लगता है और बना लेता है क्या, एम्ब्रियो। यानी इसके अंदर जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। भाई एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को, यानी एम्ब्रियो की जेनेसिस की प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलोगे। उससे एम्ब्रियो बना एंड एम्ब्रियो किसके अंदर प्रेजेंट है, आपका सीड के अंदर प्रेजेंट है, जो फिर सीडलिंग बना, प्लांटलेट बना, प्लांट बना, मैच्योर हुआ, सेनेसेंट हुआ, फिर इसकी डेथ हो गई। क्या ये पूरी की पूरी एक प्लांट की लाइफ साइकिल हो गई? बिल्कुल हो गई, है ना। अब ये जो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है, इसमें अगर आप देखेंगे सीड की जर्मिनेशन से लेके प्लांट के सेनेसेंट होने तक ये जो सारे प्रोसेस आते हैं ना बीच में, इसमें क्या हो रही है, प्लांट की डेवलपमेंट हो रही है। तो इन सारे प्रोसेसेस को आप एक समराइज्ड मैनर में क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। और प्लांट ग्रो भी करता है ना, ऑब्वियसली प्लांट ग्रो तो करेगा ही। और ग्रोथ हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। जो ग्रोथ है वो क्या होता है, ग्रोथ के क्या थे, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला, इंक्रीज इन मास, यानी किसी भी चीज का मास बढ़ेगा। अब एक छोटा सा सीड अगर इतने बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो गया है तो इसका मास बढ़ा। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो धीरे धीरे आपका सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है सेल डिवीजन। अब एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम के चैप्टर में मैंने आपको बखूबी समझाया था कि हर सेल एक जैसा नहीं होता। जब प्लांट आपका उग रहा होता है, एक बहुत ही नर्चर लेवल पे होता है, आपका एकदम इनिशियल लेवल पे होता है, तो सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये सेल्स का एक गुच्छा है,
और ये सेल्स का जो गुच्छा है ना, इसमें जो सेल है ये अनडिफरेंशिएटेड है, यानी अभी इनमें से किसी भी सेल को ये पता नहीं है कि इन्हें आगे जिंदगी में क्या उखाड़ना है, ये अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल के गुच्छे को, सेल के मास को आप क्या कहते हैं, प्यार से कैलस कहते हैं। ठीक है, इसे आप कैलस कहते हैं। और इस कैलस की जब ग्रोथ होती है तो कुछ सेल आपके बन जाते हैं रूट के सेल्स, यानी आगे चल के रूट बनाएंगे, तो इसे मैं बोल देता हूं रूट एपिकल मेरिस्टम, जो आगे चल के पूरी रूट बनाएंगे। एंड कुछ सेल्स जो है वो क्या बन जाते हैं, शूट के सेल बन जाते हैं, है ना। ये क्या बनाएंगे, आगे चल के शूट एपिकल मेरिस्टम बनेंगे, शूट के सारे सेल्स बनाएंगे। एंड कुछ जो आपके मेन बॉडी के सेल्स बनेंगे। और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम सेल है, फिर ये भी आगे चल के डिफरेंशिएट होंगे। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, ये पहले तो डिवाइड करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, फिर यहां भी हजारों सेल्स हुए, हजारों सेल्स में से कोई आपका लीफ बनाएगा, इन हजारों सेल्स में से कोई आपका फ्लावर बनाएगा, इन हजारों सेल्स में से कोई आपका स्टेम बनाएगा। सिमिलरली यहां पर भी सेल आपके डिवाइड होंगे और हजारों सेल्स बनाएंगे, इन हजारों सेल्स में से कोई आपके रूट की टिप बनाएगा, है ना, कोई आपके रूट का मेन पार्ट बनाएगा, है ना, कोई रूट हेयर बनाएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर भी आपके सेल्स अलग अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। यानी डेवलपमेंट के दो मेन प्रोसेसेस हैं। जो पहला प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो है डिवीजन, कि पहले तो सेल का नंबर बढ़ेगा, तब जाके आप बोलोगे कि यहां पर क्या हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, सेल का नंबर बढ़ रहा है और हर सेल क्या करेगा, अपना निर्धारित काम भी करेगा। तो ये डिवीजन और डिफरेंशिएशन जो है ना दोस्त, ये दोनों चीजें मिलकर के क्या कहलाती हैं, आपकी ग्रोथ कहलाती हैं या डेवलपमेंट कहलाती हैं, है ना। यहां पर बेसिकली इनको एनसीईआरटी में जो टर्म दी गई है, दैट इज डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ जो है इसमें सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, डिफरेंशिएशन की बात नहीं होती। तो सटीक टर्म क्या है यहां पर, डेवलपमेंट आपकी सटीक टर्म है। ऑलराइट, यहां हमने देखा कि सेल्स आपके कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर जो कि हमें पढ़ना है, जहां पर हम ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, डिवीजन, डेवलपमेंट, इनकी डेफिनेशंस की चर्चा करते हैं। देन आफ्टर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, है ना। यहां पर देखिए, ग्रोथ जो है आपकी दो तरीके की, यानी सेल डिवीजन हो रहे हैं, दो तरीके के हो रहे हैं। एक आपका अरिथमेटिक, एक आपका ज्योमेट्रिक। इसको प्यार से हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो पावर ऑफ डिवीजन रखते हैं। प्लांट अपनी किसी भी एज में ग्रो करने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम उसकी लंबाई हमेशा बढ़ाते रहते हैं, है ना। बढ़ने का दर यानी रेट तब भी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन प्लांट बढ़ेगा जरूर। जब तक वो मर ना जाए तब तक उसकी हाइट थोड़ी बहुत तो बढ़ती रहेगी। हाँ, पहले हमें प्लांट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ग्रोथ का रेट बहुत ज्यादा है, बाद में रेट थोड़ा कम होता है, इसीलिए हमें लगता है कि यार कई साल से इस प्लांट की हाइट पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ा, बट फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ग्रोथ होती रहती है, बट एविडेंट वो इनिशियल लाइफ टाइम में ही आपको देखने को मिलती है, इनिशियल लाइफ साइकिल के पार्ट में ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर जो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये क्या करता है दोस्त, ये आपका डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है, जाहिर सी बात है। अब यहां पर क्या करता है, वो दो सेल बनाता है, तो एक सेल तो अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, रिटेन कर लेता है, और दूसरा सेल अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को लूज करके डिफरेंशिएट हो जाता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है तो जाहिर सी बात है यार दोबारा डिवाइड कर देगा, दिक्कत थोड़ी है। मेरिस्टेमेटिक सेल है तो दोबारा से डिवाइड कर देगा। ये आपका हरा भरा सेल आया, एंड ये दोबारा से आपका डिफरेंशिएट होकर पीला पीला सेल आया। फिर अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है तो दोबारा डिवाइड करने की ताकत रखेगा, यानी ये दोबारा से डिवाइड हो जाएगा। एंड देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका यहां पर ये दोबारा से ऑरेंज हो जाएगा, यानी ये दोबारा से डिफरेंशिएट हो गया। देन अगेन देख लेते हैं, आपका दो सेल यहां पर बने, एक आपका फिर मेरिस्टेमेटिक हो गया, एंड देन यहां पर आप देखेंगे एक आपका फिर से ऑरेंज हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो एक सेल से दो सेल बने, लेकिन ऐड कितना हुआ, एक ही सेल हुआ। भाई एक सेल तो आपका रिटेन ही हो गया, ये हरा वाला तो यहां पर दोबारा से हरा हो गया, और एक ऑरेंज सेल ऐड हुआ। फिर ये जो हरा वाला था इसने एक हरा सेल बना लिया जो आगे फिर डिवाइड करेगा, एक ऑरेंज सेल फिर ऐड हुआ, हरा वाला रिटेन कर गया, ऑरेंज सेल फिर ऐड हुआ, हरा वाला रिटेन कर गया, ऑरेंज सेल फिर ऐड हुआ। यानी आप एक से दो सेल बनाते हो, फिर
2 से 3 सेल बनाते हो, 3 से 4 सेल बनाते हो, 4 से 5 सेल बनाते हो, यानी यहां पर आपकी प्रोग्रेशन कैसी है? 1 से आपने 2 सेल बनाए, 2 से 3 बनाए, 3 से 4 बनाए, 4 से 5 बनाए, 5 से 6 बनाए, 6 से 7 बनाए एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपकी प्रोग्रेशन बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि रूट जो है एक प्लांट की वो एक कांस्टेंट रेट पे अगर बढ़ रही है तो वो एरिथमेटिक ग्रोथ का एक एग्जांपल है। यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्त, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, तो आपका एक जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवाइड करता है, और ये जो दोनों सेल हैं ये आपका कैपेसिटी ऑफ मेरिस्टमिज्म रखते हैं। तो जब ये दोनों के दोनों आपके डिवाइड होने का पोटेंशियल रखते हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल 4 मेरिस्टेमेटिक सेल्स को गिव राइज करेंगे। 4 मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो आपके 8 मेरिस्टेमेटिक सेल्स को गिव राइज करेंगे। 8 मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो आपके 16 मेरिस्टेमेटिक सेल्स को गिव राइज करेंगे एंड सो ऑन। दोनों के दोनों जो डॉटर सेल हैं वो डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसीलिए इस डायरेक्शन में भी फैलता जाएगा स्पेक्ट्रम, इस डायरेक्शन में भी फैलता जाएगा। अगर आप एक सेल से स्टार्ट करते हैं तो एक सेल से पहले आपके बने थे 2 सेल, यहां कितने बन रहे हैं? एक सेल से 2 सेल हैं। 2 से यहां बने थे 3, यहां सीधा बन जाएंगे 4, यहां बने थे 4, यहां बन जाएंगे डबल 8, यहां बने थे 5, यहां बन जाएंगे 16, यहां बने थे 6, यहां बने थे आपके 32, यहां बने थे 7, यहां बने आपके 64, यहां बने 8 और यहां बने 128 एंड सो ऑन। एक तरफ आपका एक डिवीजन पे सिर्फ एक सेल बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे टाइम पे अगर आप देखें तो डिवीजन से क्या हो रहे हैं? आपके नंबर ऑफ सेल्स सीधा डबल होते जा रहे हैं। इसे कहते हैं चमत्कार, इसे कहते हैं चमत्कार ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो समझ लीजिए एक पार्ट है एक प्लांट का जिसकी लेंथ जो है वो है L0। ठीक है, L0 पे ग्रोथ का रेट क्या है, R क्या है, और कितने टाइम तक ये ग्रो हुआ, ये जब आप काउंट करोगे तो आ जाएगा आपका LT। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक रूट थी, एक रूट के ग्रो करने का रेट क्या है कि एक रूट जो है भैया वो आपकी 1 सेंटीमीटर बढ़ती है एक दिन में। 1 सेंटीमीटर बढ़ती है एक दिन में। आपने 5 दिन का टाइम दिया, आपने 5 दिन का टाइम दिया। इनिशियल जो आपकी लेंथ थी वो थी 5 सेंटीमीटर। बताओ 5 दिन बाद आपकी टोटल रूट की लेंथ क्या हो जाएगी? तो इनिशियल रूट की लेंथ क्या थी? 5 सेंटीमीटर प्लस रेट क्या है और टाइम कितना दिया? रेट क्या है? 1 सेंटीमीटर बढ़ता है एक दिन में और 5 दिन का टाइम दिया, तो 1 × 5 हो गया, इजिकल टू 5 + 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगी बाद में। बच्चों वाला मैथ है, बिल्कुल बच्चों वाला मैथ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई। लेकिन यहां पर मेरे बंधु क्या होती है? यहां लगती है पावर, यहां चीजें आती हैं e⁻RT में। यहां रेट जो है वो e के ऊपर आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल। यहां e की पावर लगती है, पावर पे आती हैं चीजें। अब आप देखो भैया, अगर 1 की पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर अभी तक 0 सेल डिवीजन हुई है, एक भी सेल डिवीजन नहीं हुई, 1 की पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। एनीथिंग की पावर 0 = 1, है ना? अब अगर यहां पर देखो 2 की पावर अगर 1 है ना, यहां पर देखो 2 की पावर अगर 1 है और यहां पे अगर आप 2 की पावर भी 0 रख दो, है ना, दिस इज द फॉर्मूला, 2 की पावर 0 रखो, समझाने के लिए 1 लिया था, तो आंसर आपका 1 आया। किसी भी चीज की पावर = अगर 0 है तो 1, 2 की पावर 1 तो 2 को एक बार काउंट किया तो 2 ही आया। 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? दुनियादारी को पता है 4 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? दुनियादारी को पता है 4 × 2 कर दो 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? सबको पता है 16 होता है। 2 की पावर 5 कर दो कितना होता है भैया? 32 होता है एंड सो ऑन। इस हिसाब से चीजें बढ़ती जाएंगी, यानी यहां चीजें कैसे बढ़ रही हैं? पावर में बढ़ रही हैं। तो यह है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न, यह है आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि भैया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है, फिर हमने देखा कि ग्रोथ आखिर होती कैसे है, सेल डिवीजन कितने डिफरेंट टाइप का है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी कोई भी चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। यहां पर अगर आप देखोगे कितनी बड़ी ग्राफ अगर देखोगे तो इनिशियली किसी भी चीज की कोई हाइट है और बाद में कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है ना, तो कितना आपका ग्रोथ हुई कितने टाइम में, अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। यहां पर क्या होता है, इनिशियली आपका किसी भी चीज का नंबर काफी कम होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बहुत कम कम पता लग रहा है ना, तो धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। जैसे समझ लो 1 लाख सेल है, यहां पे 1 ना होकर के 1 लाख सेल है, 1 लाख से सीधा 2 लाख बनेंगे, 1 लाख सेल बढ़ गए।
2 लाख से सीधा 4 लाख, 4 लाख से सीधा 8 लाख, तो आपका क्या हुआ, यहां पे बहुत तगड़ी ग्रोथ आएगी, बहुत तगड़ी ग्रोथ आएगी। पहले आपकी कम ग्रोथ, फिर तगड़ी ग्रोथ, फिर आपके ग्रोथ सैचुरेट हो जाएगी। काफी रीजंस होते हैं आपके, जब सेल्स रियल लाइफ में डिवाइड कर रहे होते हैं, आसपास कोई इनहिबिटर भी आएगा, कोई उसे रोकने की भी कोशिश करेगा, है ना। खुद के आसपास काफी सारे केमिकल्स जमा हो जाएंगे, खाने पीने की कमी होने लगेगी। ऐसा थोड़ी है जिंदगी भर कोई डिवाइड ही करता रहेगा, तो आपका क्या आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। तो यहाँ पे लैग फेज है, लैग है यहां तक भाई, अच्छे से डिवाइड नहीं कर रही कोई चीज, लैग है। यहां पर देखो आप बढ़िया तरीके से डिवाइड करिए, लॉग फेज है, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे चीजें आकर के स्टेशनरी हो गई हैं ना, रुक गई हैं, तो ये क्या हो गया, आपका स्टेशनरी फेज हो गया, ये आपका स्टेशनरी फेज हो जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर लाइन इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस पर्टिकुलर लाइन इज अ एस शेप कर्व। एस शेप कर्व हो गया ना आपका, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, इसे आपका क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड स्लाइड, जहां पर हमें यह पता लगा कि भैया आपकी ग्रोथ होती कैसे है। देन थर्ड स्लाइड में अगर हम बात करें, तो हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स हम लोग जान लेते हैं। 3 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फोटो पीरियोडिज्म, है ना, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या है, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, एंड पीरियोडिज्म यानी पीरियड का क्या मतलब है, टाइम, यानी लाइट कितने टाइम के लिए एक जगह पर पड़ रही है, एक प्लांट पर पड़ रही है, उस पर डिपेंड करेगी उस प्लांट की फ्लावरिंग, उस पर डिपेंड करेगी उस प्लांट की फ्लावरिंग। So according to photoperiodism there are 3 different type of flowers, 3 different type of flowers, है ना। तो समझ लीजिए एक प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ जो है, क्रिटिकल डे लेंथ जो है यह है 6 घंटे की। क्रिटिकल डे लेंथ मतलब जितने टाइम की लाइट जो है उस प्लांट को नॉर्मल सस्टेनेंस के लिए चाहिए रहती है, दैट इज क्रिटिकल डे लेंथ। अब क्रिटिकल डे लेंथ है इसकी 6 घंटे की, लेकिन यहां पर इस प्लांट को फ्लावर करने के लिए कितनी ड्यूरेशन चाहिए आपकी, 8 घंटे या 6 घंटे से ज्यादा। 8 घंटे लाइट मिली तो ये क्या करेगा, प्लांट फ्लावर कर जाएगा। अगर 8 घंटे लाइट मिली तो ये प्लांट फ्लावर कर जाएगा। जबकि अगर इससे कम लाइट मिली, अगर इससे कम लाइट मिली, 4 घंटे अगर लाइट मिली, तो क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट है तो प्लांट फ्लावर नहीं करेगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आया। यानी इसे अपने क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा सनलाइट चाहिए तभी ये फ्लावरिंग करेगा, तो इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, इसे कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसे लंबा दिन चाहिए, या आप कह सकते हैं इसे कम अंधेरा चाहिए, इसे छोटी रात चाहिए। ठीक है, दूसरे तरीके के प्लांट को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके का प्लांट कौन सा है, दूसरे तरीके का प्लांट ये है कि अगर एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ यहां पे 6 घंटे ही मान ली, लेट्स से 6 घंटे क्या है इसकी क्रिटिकल डे लेंथ है ना। तो क्या हुआ, अगर इससे ज्यादा आप सनलाइट देते हो, अगर आप इससे ज्यादा सनलाइट देते हो तो ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। और क्रिटिकल डे लेंथ से अगर आप कम सनलाइट देते हो, 4 घंटे अगर आप दे रहे हो, तो क्या होगा, ये आपका फ्लावरिंग करने लग पड़ेगा, फ्लावरिंग करने लग पड़ेगा। यानी ये क्या है भैया, शॉर्ट डे प्लांट है। इसको नॉर्मल क्रिटिकल डे लेंथ से कम सनलाइट चाहिए तब ये फ्लावरिंग करेगा। इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, लॉन्ग नाइट प्लांट। इसे ज्यादा अंधेरा पसंद है ना, इसीलिए कम उजाले में भी ये सरवाइव कर पा रहा है। और दूसरा, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसे 6 घंटे सनलाइट दोगे तो भी वो फ्लावर करेगा, 8 घंटे दोगे तो भी फ्लावर करेगा, 4 घंटे दोगे तो भी फ्लावर करेगा, हर केस में वो फ्लावरिंग करता रहता है। इस प्यारे से प्लांट को, भोले भाले प्लांट को क्या कहा जाता है, आपका डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है, डीएनपी कहा जाता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, इसको कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, ये आपका यहां पर सरवाइव करेगा ही करेगा, ये यहां पर फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फेनोमेना जो कि हमें पढ़ना था, जिसका नाम था क्या, फोटो पीरियोडिज्म। सेकंड जो आपका फेनोमेना है जो हम यहां पर देखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को यही समझने में दिक्कत होती है, इसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन को प्यार से क्या कहा जाता है, सरल भाषा में चिलिंग ट्रीटमेंट, है ना, चिलिंग ट्रीटमेंट which is
इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग। यूजुअली क्या होता है दोस्त, आपके जो सीड है ना, उनमें से काफी प्लांट्स के सीड को एक कोल्ड ट्रीटमेंट की, एक चिलिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। उन्हें कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, तब जाके वो अच्छे से फ्लावरिंग कर पाते हैं। और इसीलिए उन्हें ऑटम में बोया जाता है या फिर अर्ली विंटर्स में बोया जाता है, कि वो सीड जब जमीन में पड़ा है उसके जस्ट बाद अगर विंटर आ गई तो वो सीड फूट जाएगा और उस सीड के अंदर से आपका प्लांट निकलना स्टार्ट करेगा एंड अल्टीमेटली वो अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ दिखा पाएगा। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर दो प्लांट की वैरायटीज होती हैं, जैसे राई वगैरह है, इसमें दो प्रकार की प्लांट वैरायटीज होती हैं। एक तो आपकी स्प्रिंग वैरायटी और एक आपकी विंटर वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी। तो स्प्रिंग वैरायटी में हम क्या करते हैं, इसको स्प्रिंग में सो करते हैं। एक सीड है मेरे पास, उसको मैंने स्प्रिंग में क्या कर दिया, सो कर दिया, यानी स्प्रिंग में मैंने उसे बो दिया जमीन के अंदर। अगर वो स्प्रिंग वैरायटी है तो उसका नाम इसीलिए स्प्रिंग वैरायटी है कि जब जिस टाइम पे आपकी वर्षा ऋतु होगी, जिस टाइम पे पानी अच्छा होगा, स्प्रिंग जब होगा, उस टाइम पर वो फूट जाएगा और ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तो उसका वेजिटेटिव फेज अच्छे तरीके से निकल जाएगा। यानी अगर आप उसे जुलाई के अंदर ग्रो करते हो तो जुलाई अगस्त में वो अच्छे तरीके से फूट जाएगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, विंटर में उसकी फ्लावरिंग हो जाएगी बढ़िया तरीके से, और अगले समर तक आप उसे क्या कर लोगे, हार्वेस्ट कर लोगे। अगले समर तक आप उसका पूरा का पूरा जो क्रक्स है वो निकाल चुके होगे। ये आपका बढ़िया प्लांट है। ठीक है। विंटर जो है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और विंटर को अगर आप स्प्रिंग में ग्रो कर दोगे तो उसको तो यार वो टाइम सूट करेगा ही नहीं। अगर आप जून में किसी प्लांट को या जुलाई में किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हो, उसको तो नवंबर की सर्दी चाहिए, तब तक तो वो प्लांट खराब हो जाएगा और ग्रो भी नहीं कर पाएगा। वो सीड भी जो है आपका जमीन में पड़ा पड़ा अनवाइबल हो जाएगा। इसीलिए कुछ जो विंटर वैरायटीज है, इनको अगर आप क्या करोगे, ऑटम में बोओगे, है ना, या अर्ली विंटर्स में बोओगे, तो ये आपके फूटेंगे। देन फ्लावरिंग आपकी बढ़िया तरीके से जो है अगले स्प्रिंग में ये बहुत अच्छे तरीके से खिल जाएंगे। तो इनको ग्रो करने के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए। तो चिलिंग ट्रीटमेंट इनको ग्रो करने के लिए चाहिए, और ग्रो करने के बाद अगले सीजन में क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट सीजन में, या फिर आप कह सकते हो लेटर जो है इसकी फ्लावरिंग होती है। अगर आपको सीड को जर्मिनेट कराना है ना, तो आप क्या करोगे, फटाक से यहां पर चिलिंग ट्रीटमेंट करा दोगे, तब जाके सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, तब जाके सीड क्या होगा, आपका जर्मिनेट होगा। तो कंफ्यूजन को दूर करते हुए यहां पे पहले जर्मिनेट लिखते हैं, फ्लावरिंग का फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे देखो, ऑटम में आपने सीड उगाया, तो फिर उसके बाद जब विंटर आई तो विंटर में क्या हुआ, सीड आपका क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। विंटर वैरायटी है तो विंटर में ही जर्मिनेट करेगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, पूरे विंटर अच्छे से ग्रो करेगा। वेजिटेटिव फेज जो है इसका गर्मियों तक चलेगा। अगली बार क्या होगा भैया, अगली बार जब स्प्रिंग आएगी तब यहां पर फ्लावरिंग हो जाएगी, लहलहा जाएगा भाई सब कुछ, है ना। और उसके बाद आप इसे क्या कर सकते हो, लेटर नेक्स्ट समर में आप क्या कर सकते हो, इसे काट सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो यहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगा, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगा। यहां पे भी अच्छा खासा आपका टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसी वैरायटीज जिनको आपको ग्रो तो करना है, जैसे स्प्रिंग वैरायटी है, इसको आपको जल्दी से जल्दी ग्रो करना है, और जल्दी से जल्दी आप चाहते हो कि भाई इसका फ्लावरिंग हो जाए। तो आप क्या करोगे, अगर लेट्स से स्प्रिंग वैरायटी है और आप उसे विंटर में ग्रो कराना चाहते हो, तो आप अगले स्प्रिंग का तो इंतजार करोगे नहीं। आप क्या करोगे भैया, इसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दोगे, इसको फ्रीजर में रख दोगे। 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आप इसे चिलिंग ट्रीटमेंट दोगे, और उसके बाद जमीन में ग्रो करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक सीड को फूल कर रहे हो, आप एक सीड को बेवकूफ बना रहे हो। आप उसे कह रहे हो कि भैया सर्दी आ चुकी है, जबकि चल रहा है आपका स्प्रिंग। यानी आपने एक स्प्रिंग वैरायटी का सीड है, स्प्रिंग वैरायटी का ही मौसम है, लेकिन उसे फ्रिज में रख दिया, जस्ट टू टेल दैट सीड दैट विंटर हैज केम। और उसके बाद वो सीड और उसके अंदर का मेटाबॉलिज्म उसी तरीके से बिहेव करने लग जाएगा जैसा वो विंटर में करता है, और आप स्प्रिंग के अंदर ही उस सीड को क्या कर पाओगे, जर्मिनेट कर पाओगे। तो वो बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा, और उसके जस्ट बाद क्या आएगी, विंटर आएगी, और विंटर में फ्लावरिंग भी हो जाएगी उसकी। इसीलिए आपने कम टाइम जो है उसी में सारा का सारा काम कर दिया, राइट। यानी एक प्रोलॉन्ग जो है आपको विंटर मिल गया, बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज वर्नलाइजेशन, इसको और डिटेल में अभी हम जानेंगे, है ना। देन देयर इज
थर्ड थिंग विच इज बेसिकली कॉल्ड एज डोरमेंसी, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज डोरमेंसी। डोरमेंसी शब्द आपने सुना ही होगा। जो सीड है वो जर्मिनेशन से पहले काफी इनएक्टिव हो जाता है काफी बार, है ना, तो इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, और ये इनएक्टिव मल्टीपल रीजंस की वजह से हो जाता है। काफी बार इसको प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है ना, प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रॉपर सॉइल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, और इसको आसपास अच्छी एयर की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ऑक्सीडाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट हो सकती है इन सम कॉम्प्लेक्स केसेस। इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं। कई बार क्या होता है, सीड फिर भी ग्रो नहीं कर पाता अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो भी। क्यों? क्योंकि सीड जो है हो सकता है उसका सीड कोट काफी हार्ड हो, तो आप क्या करोगे, सीड कोट को तोड़ने की कोशिश करोगे। अगर सीड कोट काफी हार्ड है तो ना वो ऑक्सीजन को अंदर लेगा, ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो अंदर हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन होगा कैसे? ना ऑक्सीजन जा पा रहा है ना वाटर जा पा रहा है। तो आप उस सीड कोट को स्क्रैच करते हो काफी बार और फिर सीड को जमीन में फेंकते हो। काफी बार उन सीड्स को, हार्ड सीड्स को आप जानवर को खिला देते हो, जिससे जब वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाए तो पेट के जो एसिड्स हैं वो आपके क्या करें, उसके ऊपर के कवर को थोड़ा लाइट कर दे, थोड़ा पतला कर दे, या आप सैंड पेपर रगड़ देते हो उसके ऊपर, है ना। इस तरीके से आप सीड कोट को करेक्ट कर सकते हो। तो सीड कोट काफी बार क्या हो जाता है, हार्ड और ड्यूरेबल हो जाता है। इसको हमें कुछ कुछ जुगाड़ लगा करके सही करना पड़ता है। देन कुछ इनएक्टिवेटर्स होते हैं जो कि आपके पाए जा सकते हैं सीड के आसपास, जैसे एब्सिसिक एसिड जो है, नाम ही है एब्सिशन बढ़ाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर। एब्सिसिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है ना, एस्कॉर्बिक एसिड है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं आपकी ग्रोथ को। तो इसको पॉजिटिविटी कौन प्रोवाइड करेगा? एब्सिसिक एसिड का उल्टा होता है, एंटागोनिस्ट होता है आपका जिबर्लिक एसिड, प्लस यहां पे कुछ नाइट्रेट जो है, ये अगर आप दोगे प्लांट को तो उसके ये सारे इनहिबिटर्स जो है ये हट जाएंगे और ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। सीड दोबारा से आपका डोरमेंट स्टेज से बाहर आ जाएगा। सो दीज आर 3 स्मॉल टॉपिक्स जो कि आपको यहां पर जानने थे। एंड देन है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये 3 आपकी स्लाइड्स हैं जहां आपने मेन बातें पढ़ी ऊपर से। अब हम देखते हैं भैया पुस्तक में लिखा क्या हुआ है ना। अब अपना प्यारा सा जो चार्ट है उसको खोल लेते हैं, क्योंकि वही हमारा एंड मोटो था। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाथ से बनाया हुआ नोट आपके सामने है। ऑल प्लांट्स आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। आपको पता है, मैं बता चुका हूं, सारे प्लांट्स सिंगल सेल्ड जाइगोट से ही अपने जीवन के शुरुआती दौर में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जाइगोट जो है ये मैच्योर्ड प्लांट बनाता है और सारे के सारे प्लांट के पार्ट्स भी बनाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्लांट ग्रोथ जो है ये जनरली इनडिटर्मिनेट है। प्लांट की जो ग्रोथ है ये आपकी क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है। प्लांट हमेशा डिवाइड ही करता रहता है, आपका ग्रो ही करता रहता है। ठीक है, और 2 तरीके की यहां पर मेरिस्टम देखने की मिलती है। प्राइमरी मेरिस्टम, जिसमें कौन कौन आता है, जो आपकी हाइट बढ़ाने वाले मेरिस्टम है, जो आपके क्या कराते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। कौन कौन कराते हैं भैया? रूट एपिकल मेरिस्टम, और कौन कराता है आपका, शूट एपिकल मेरिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है भैया? सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा था हमारे कौन कराते हैं, कैम्बियम के सेल्स कराते हैं, है ना। वस्कुलर कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम हो गया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, ये आपके ग्रो कराते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ यानी लंबाई बढ़ाना, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गर्थ बढ़ाना, दोनों ग्रोथ में आए, है ना, और दोनों क्या हो रहे हैं, मेरिस्टम से ही हो रहे हैं। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या बात है खास, कि ये डिवाइड करेगा, सेल्फ परपेचुएट करेगा, यानी खुद की डिवीजन कैपेबिलिटी को जिंदा रखेगा। एरिथमेटिक ग्रोथ में मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर बहुत गौर से देखिए। एरिथमेटिक ग्रोथ में मैंने आपको बताया था एक जो सेल है वो 2 सेल बना रहा है ना, एक आपका दोबारा डिवाइड कर लेगा और एक आपका डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस्ट कर देगा। फिर ये जो डिवाइड करेगा ये दोबारा से डिवाइड कर लेगा और एक और सेल यहां पर ऐड हो जाएगा। फिर डिवाइड कर सकता था, इसने दोबारा से खुद को रीजनरेट किया एंड एक सेल यहां पर ऐड कर दिया। यानी यहां पर अगर एक सेल था तो यहां पे 2 सेल हैं, यहां पे 3 सेल हैं, यहां पे 4 सेल हैं, यहां पे 5 सेल हैं, और एक एक डिवीजन पे एक एक सेल बढ़ रहा है। जबकि यहां पर दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवीजन की कैपेबिलिटी बरकरार रखी। एक सेल से 2 सेल बने, 2 सेल से आपके 4 सेल बने, 4 सेल से आपके क्या बने, 8 सेल्स बने। ठीक है,
तो यहां पे आपका एक सेल है, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, एंड यहां पर आपका एक्सपोनेंशियल तरीके से चीजों की ग्रोथ हो रही है, यहां लीनियर तरीके से ग्रोथ हो रही थी या सिग्मॉइड तरीके से ग्रोथ हो रही थी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है भैया, ये हम आपको बता चुके हैं। अब प्लांट की जो ग्रोथ है ये कैसी है, ये दोस्त ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ है। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि नए नए सेल्स हमेशा इसमें ऐड होते रहते हैं, तो कहा जाता है ये ग्रोथ के लिए बहुत ही ओपन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ग्रोथ है प्लांट की आप मेजर भी कर सकते हैं। अब अगर आप नॉर्मली एक सेल की ग्रोथ को मेजर करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेल में क्या है, प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म कितना बड़ा, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मेजर। इसलिए हम क्या करते हैं, साइज, वॉल्यूम, इन सब का पैरामीटर लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल का नंबर भी इंक्रीज हो सकता है, नंबर तो आप काउंट कर सकते हो। जैसे मेज है, मक्के का जो रूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है, ये जो है 1 घंटे में इतना डिवाइड करता है कि 17,500 नए सेल ऐड कर सके। तो एक सेल से 17,500 सेल्स बन गए 1 घंटे में, इतना डिवाइड किया। दूसरा, सेल साइज बढ़ सकता है, साइज भी आप नोट कर सकते हो। अब प्लाज्मा का अमाउंट कितना बड़ा वो नहीं मेजर कर सकते, साइज मेजर कर सकते हो। तो वाटरमेलन जो पहले इतना बड़ा होता है, उसके एक सेल का साइज 3.5 लाख गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। लेंथ जो है मेरे दोस्त, लेंथ जो है पैरेलल लाइन टेक्निक से आप नाप सकते हो। यानी एक आपका छोटा सा पार्ट है कोई, है ना, एक आपका छोटा सा यहां पर पार्ट है रूट का, समझ लो उसमें आपने एक लाइन बनाई, यहां लिखा आपने पॉइंट ए, यहां बी, यहां सी, और इसको जब आप ग्रो करोगे, जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो आपको दिखेगा यार ए, बी और सी के बीच का जो गैप है ना, ये बढ़ गया। यानी आपका ये जो रूट है या शूट का जो पार्ट है ये लंबा हुआ है। इसे पैरेलल लाइन टेक्निक कहते हैं। तो ये भी आप नाप सकते हो, जैसे पॉलन ट्यूब की लेंथ है, पॉलन ट्यूब की लेंथ है। और अगर आप सरफेस एरिया नापना चाहो तो आप सरफेस एरिया भी नाप सकते हो, जैसे कि आप लीफ के केस में नापोगे। भाई पत्ती है वो कितनी बड़ी हो गई, वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखिए फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है। ये तीनों चीजें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब हम रूट को पढ़ रहे थे तो हमने रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पढ़ा। यहां पे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं जिसमें ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लिया इनका बड़ा होता है, प्राइमरी सेल वॉल होती है क्योंकि बार बार डिवाइड करना है, मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड करेंगे इसलिए बहुत ज्यादा टफ सेल वॉल यहां पे नहीं पाई जाती। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आसपास से और सेल्स की भी हेल्प चाहिए। फिर सेल जब डिवाइड कर लेते हैं तो बड़े होते हैं, यानी उनमें बड़ा वैक्यूल आ जाता है, वैक्यूलेशन बढ़ता है, इलोंगेशन साइज बढ़ जाता है, एंड सेल वॉल थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि अब इसे डिवाइड नहीं करना। सिमिलरली सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैक्सिमम हो जाते हैं साइज में कि भाई अब इससे बड़े नहीं होंगे, और प्रॉपरली सेल वॉल को कहते हैं भाई जितना थिक होना है, जो डिपोजिशन लगानी है लगा लो, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। समझ लो एक सेल है जिसको भैया पानी के ट्रांसपोर्ट का काम करना है, तो वो अपना सारा प्रोटोप्लाज्म लूज कर देगा क्योंकि उसे तो पाइप की तरह काम करना है। और कोई सेल ऐसा है जिसको खाना स्टोर करने का काम करना है, तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म और डेंस हो जाएगा। तो इसीलिए सेल जब डिफरेंशिएट होता है तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो प्रोसेसेस है वो होने लगते हैं। ठीक है भैया, अब देखो ग्रोथ रेट जो है ये अरिथमेटिक हो सकता है, यानी LT इजिकल टू L0 प्लस RT, जो कि हमने देखा था, कोई पावर नहीं, सीधा सीधा लीनियर ग्रोथ है। ज्योमेट्रिक में W0 या L0 लिख सकते हो, L0 इजिकल टू L1 E की पावर RT, है ना। तो यहां पे R जो है इसको हमने क्या बोला, एफिशिएंसी इंडेक्स। जितना ज्यादा रेट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ग्रोथ की, और सिग्मॉइड ग्रोथ यहां पे देखने को हमें मिलेगी। अब एक ग्रोथ होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ, व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ, एनसीईआरटी में बहुत प्यार से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा क्योंकि वहां कुछ चीजें क्लियर नहीं करी गई हैं। ये एक पत्ती है मेरे दोस्त, ऐसा बोला गया है अगर इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पत्ती आगे चल के अपने जीवन में बड़ी होकर के एरिया बना लेती है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी के बगल में एक पत्ती है मेरे दोस्त जिसका एरिया है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही पत्ती आगे चल के बड़ी होकर के बना लेती है एक पत्ती जिसका एरिया हो जाएगा आपका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो हम करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ मेजर। एब्सोल्यूट मतलब टोटल कितना बड़ा, एब्सोल्यूट बोला ना भैया, टोटल कितना बड़ा ये बता दो। टोटल कितना बड़ा, 10 हुआ बाद में 5 से, यानी 10 - 5 इतना बड़ा, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा, बात खत्म। यहां कितना हुआ भैया, एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई 55 - 50, है ना, यानी क्या हुआ आपका वही सेम हो गया, 55 - 50 इज इक्वल टू वही आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मानते हो
बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात देखो भैया यहां पे क्या हो गई, दूसरी बात यहां पर ये हो गई, रिलेटिव ग्रोथ क्या है, रिलेटिव ग्रोथ में अब क्या है भैया, इनिशियल के कंपैरिजन में कितना बड़ा, इनिशियल के कंपैरिजन में कितना बड़ा, यानी पहले साइज था आपका 5 और बढ़ा कितना 5, तो बढ़ा कितना 5, इनिशियल था 5 है ना, इज इक्वल टू 1, ये आ गया रेशियो में। परसेंटेज में देखो तो क्या हो गया 100%, यानी जितना था 100% उतना बढ़ गया, यानी डबल हो गया। पहले 5 था 100% और बढ़ा, यानी एग्जैक्टली डबल हो गया, तो 10 हो गया। तो यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट हुआ 100%। और यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पर अगर आप रिलेटिव देखोगे तो आपको क्या देखने को मिला, यहां पर देखने को मिला इनिशियली आपका 5 बढ़ा, इनिशियली कितना था 50, तो क्या हो गया 0.1 हो गया। अगर आप परसेंटेज में देखोगे 10%, भाई 50 था 55 हुआ, 5 ही बढ़ा ना, 5 क्या है 50 का 10% है, तो यहां पे 10% ग्रोथ रेट देखने को मिला रिलेटिव मेजर में। यानी देखो पत्तियां दोनों की दोनों ही 5-5 बढ़ी हैं, यहां 5 से 10 हुआ, यहां 50 से 55 हुआ, एब्सोल्यूट 5 सेंटीमीटर ही हुआ, यहां पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेटिव परसेंटेज, यहां पे 100% ग्रोथ हुई, वहां पे सिर्फ 10% ग्रोथ हुई। सेम आपका आंसर आया एब्सोल्यूट में, फिर भी रिलेटिव बदल गया, इसीलिए एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं बताया हुआ है ना, सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। अब भैया देखते हैं पुस्तक में और क्या क्या लिखा हुआ है ना। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने आपको बताया भैया वाटर भी चाहिए बढ़िया, ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए आसपास, टेम्परेचर भी चाहिए, और 2 चीजें और भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, लाइट की साइड मुंह करके हमेशा प्लांट जो है ग्रो करने की कोशिश करता है, ग्रेविटी भी चाहिए जो रूट सिस्टम को मेंटेन रखे, लाइट भी चाहिए जो शूट सिस्टम को मेंटेन रखे, है ना, जो फोटोसिंथेसिस कराए बढ़िया तरीके से, ये सारी चीजें ग्रोथ के लिए चाहिए रहती है। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था सीड बोने से लेकर के प्लांट के बूढ़े होने तक, यानी पैदा होने से मरने तक जो भी प्रोसेस है सारा डेवलपमेंट के अंदर आता है। और डेवलपमेंट कहा जाता है भैया इसमें ग्रोथ भी हो रही है, यानी सेल डिवीजन भी हो रही है और डिफरेंशिएशन भी हो रही है, सेल नए नए प्रकार के काम भी ले रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या हुआ, आपके पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, ये यूजुअली एनसीईआरटी का जो पार्ट है समझ में नहीं आता बच्चों को, बहुत गौर से सुनना। क्या बताया हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल था, तो मेरिस्टेमेटिक सेल प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब प्रोटोप्लाज्म में ग्रो करेगा, यानी सबसे पहले क्या होता है सेल का साइज इंक्रीज होता है। अगर यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल था छोटा सा, तो यहां पे हो जाएगा मोटा सा, है ना, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा, और एक्सपेंशन करेगा यानी इलोंगेशन करेगा, सेल हो जाएगा साइज में बड़ा, यानी ग्रोथ और एक्सपेंशन हुई है। फिर सेल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेगा, यानी ये सेल अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, है ना, कोई कुछ काम उठा लेगा, कोई कुछ काम उठा लेगा, कुछ ब्लू सेल्स हो गए फॉर एग्जांपल, कुछ आपके पिंक सेल्स हो गए, कुछ आपके डार्क ब्लू सेल्स हो गए, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, है ना। फिर ये डिफरेंशिएट होने के बाद मैच्योर होंगे, अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, और ये मैच्योर सेल फिर बूढ़ा हो जाएगा, और बूढ़ा होने के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है, ग्रोथ के बाद जब ये डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनाएगा, तो एक सेल तो आपका इस पूरे प्रोसेस में चला गया, और दूसरा सेल जो आपका बना है साथ साथ वो आपका क्या चला गया, फिर से इसी साइकिल को स्टार्ट करेगा, वो फिर से आपका डिवीजन में ही आ गया। यानी क्या हुआ, एक सेल है ये पहले साइज में बड़ा हुआ, यानी प्लाज्मेटिक ग्रोथ करी, है ना, आपका क्या किया इसने, ग्रोथ करी, इलोंगेशन करी। फिर ये डिफरेंशिएट हुआ, यानी अलग अलग टाइप के सेल्स बनाए, वो सारे सेल मैच्योर हुए, फिर वो बूढ़े हो गए, मर गए, और एक सेल जो यहां पे बना था, एक सेल ने तो ये सारा काम किया, एक सेल आपका दोबारा से डिवाइड होने आ गया, फिर वो 2 सेल बनाएगा, एक डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से साइकिल चलती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉल्ड प्लास्टिसिटी, है ना। प्लास्टिसिटी क्या है, नाम ही है आपका प्लास्टिसिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, एक चीज कितने अलग अलग तरीके से पाई जा सकती है। अब ये प्लास्टिसिटी डिपेंड करती है 2 चीजों पे, आप बचपन में अलग थे, जवानी में अलग हो गए, तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखिए आपके कैरेक्टर में, आपके नेचर में, दैट इज ऑल्सो प्लास्टिसिटी। और एक प्लांट है जो आधा जमीन में रहता है, आधा पानी में रहता है, लेट्स से नीचे पानी है, ऊपर जमीन है ऑब्वियसली, है ना, तो जमीन के लेवल पे थोड़ी सी मिट्टी है, नीचे पानी है, और ऊपर क्या है आपका आसमान है, तो उसके जो पार्ट्स हैं, जो पानी में डूबा हुआ पार्ट है वो अलग रहेगा, और जो हवा में पार्ट है वो अलग रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी अगर फेजेस ऑफ लाइफ पे डिपेंड कर रहा है, यानी बचपन और जवानी में अलग, तो देखने को मिलता है लीफ का अलग अलग शेप आपका कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्सपर के अंदर,
और एनवायरमेंट पे यानी बटर कप क्या करता है मेरे भाई, नाम ही है कप, तो कप से पानी पीते हो आप, इसका आधा पार्ट पानी में रहेगा, आधा पार्ट हवा में रहेगा। ये एक्वाटिक प्लांट है। तो ये बटर कप जो है इसमें देखने को मिलेगा कि भैया आपके पानी में रहने वाला जो पार्ट है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर चौड़ी लीफ होगी पानी में तो हवा की लहर से फट जाएगी, तो वहां पर आपके पतले पतले रिबन जैसे आपके लीफ निकले हुए होते हैं और ऊपर आपकी प्रॉपर हवा में जैसी पत्ती होनी चाहिए वैसी पत्ती होती है। तो बटरकप इज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी एंड आपका कॉटन कोरिएंडर लक्स पर हो जाएगा किसमें, प्लास्टिसिटी ऑफ लाइफ, है ना, कि आपकी लाइफ में फेसेस किस प्रकार के हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। इसके लिए भैया लगेगी स्लाइड, है ना, क्योंकि यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए आपके पास क्या था, एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, समझ लीजिए आपका शूट एपिकल मेरिस्टम का सेल। शूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या खास बात है, ये आपका डिवाइड करेगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाएगा और एक सेल बना लेगा, है ना। जैसे शूट एपिकल मेरिस्टम के एक सेल ने जब डिवीजन करी तो 2 सेल बन गए। एक सेल तो आपका फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाएगा, यानी ये तो फिर से परपेचुएट करेगा, और ये वाला जो सेल है भैया ये कुछ काम धंधा पकड़ेगा, है ना। ये वाला जो सेल है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये पकड़ेगा काम धंधा और क्या कर लेगा भैया, डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना, काम धंधा पकड़ के डिफरेंशिएट हो जाएगा। इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, आपको पता है कि ये जो डिफरेंशिएट होने के बाद सेल है इसको तो हम मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल बोलते हैं, है ना, क्योंकि अब अपना काम करता रहेगा जिंदगी भर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये परमानेंट सेल जो है ये दोबारा क्या हो जाता है, ये दोबारा से आपका कैसा हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये परमानेंट सेल दोबारा से क्या हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, ये दोबारा से अपने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रिगेन कर लेता है। यानी यहां पर क्या हुआ, डिफरेंशिएट जो हुआ था सेल वो डिलीट हो गया, यानी जो डिफरेंशिएशन हुई थी वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस डिलीट हो गया, ये दोबारा पहले जैसे होगा, ऐसे बोले डी डिफरेंशिएशन, इसे बोले डी डिफरेंशिएशन। और देखो भैया ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल अब बना, जाहिर सी बात है आगे चल के फिर से परमानेंट सेल बनेगा, है ना, ये फिर से आपका परमानेंट सेल बन जाएगा, इस बार लेकिन परमानेंटली परमानेंट वाला सेल बना है, इस बार दोबारा से बकैती नहीं करेगा, तो इसे क्या बोला, री, यानी अगेन क्या हो गया, ये डिफरेंशिएटेड हो गया। अब पहली बार जो डिफरेंशिएट हो रहा है उसे बोला डिफरेंशिएटेड, लेकिन बार बार जो ऐसी हरकत करे, टुच्ची हरकत करे, उसे कहते हैं रीडिफरेंशिएटेड, यानी इसका बार बार का भाई सेम ही काम है, ये सुधरने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं भैया एक सस्ता सा, तब जाके हमें समझ में आएंगी चीजें। समझ लो एक शूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है, उसने डिफरेंशिएट होकर क्या बना लिया, आपका मेड्यूलरी रे बना लिया। जस्ट फॉर रेफरेंस मेड्यूलरी रे के सेल हैं जो कि आपके कहां प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल के यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में प्रेजेंट है, उनके पैचेस के बीच में प्रेजेंट है। अब ये मेड्यूलरी रे के सेल क्या बनाते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है क्या बनाते हैं, 2 आपके जाइलम फ्लोएम के जो बंडल है उनके बीच का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, कैम्बियम बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरिस्टेमेटिक हो गए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये कैम्बियम जब आपका डिवाइड करेगा तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, परमानेंट सेल बना लेगा। कैम्बियम डिवाइड करेगा तो दोनों साइड में क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना लेगा, ये बात आपकी हो जाएगी। तो शूट एपिकल मेरिस्टम ने बनाया आपका मेडुलरी रे सेल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड देन परमानेंट सेल, ये आपका काम हो जाता है। ठीक है भैया, यानी यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल था वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गए, यानी ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। परमानेंट सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हुआ, यानी डिलीट हो गई डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और फिर से परमानेंट में हुआ, यानी अगेन दूसरी बार हो रहा है ना ये डिफरेंशिएट, तो री डिफरेंशिएशन यहां पर हुई। ठीक है, डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है आपको पता है, प्रोटोप्लाज्म जो है मॉडिफाई होता है और सेल वॉल भी जो है थिक होती चली जाती है। फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर एंड सेल के फंक्शन के ऊपर कि वो करेगा क्या। जैसे कि एक सेल है जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वो नॉन लिविंग ट्यूब जैसा होना चाहिए। अगर नॉन लिविंग होना चाहिए तो जाहिर सी बात है उसका प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाएगा, उसकी सेल वॉल और थिक हो जाएगी, उसे मोटा पाइप बनना है, उसे स्ट्रॉन्ग पाइप बनना है। सिमिलरली कोई सेल ऐसा है जिसे फूड स्टोर करना है, तो उसकी वॉल्स भी क्या रहेंगी, थोड़ी फ्लेक्सिबल सी रहेंगी। फूड ज्यादा आएगा तो सेल थोड़ा सा आपका स्ट्रेच हो जाएगा, एंड सेकेंडली उसके अंदर
प्रोटोप्लाज्म खूब रहेगा, आपके क्लोरोप्लास्ट खूब रहेंगे, क्योंकि वो फूड बनाने और स्टोर करने का काम कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब फोटो पीरियडिज्म मैंने आपको बताया था, लाइट की ड्यूरेशन पे फ्लावरिंग जब डिपेंड करे, तो क्रिटिकल फोटो पीरियड या क्रिटिकल डे लेंथ अगर जिसे हम बोल रहे थे, ये जो है अगर इससे ज्यादा अगर आपने लाइट दी तब फ्लावरिंग हो रही है। क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा सनलाइट चाहिए, यानी इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट। बिल्कुल सही बात है। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट देने पर फ्लावरिंग हो रही है तो शॉर्ट डे प्लांट है। बिल्कुल सही बात है। और किसी भी टाइम पे अगर फ्लावरिंग कर रहा है, न्यूट्रल है भैया, तो क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो आपको देखना है ये जो लाइट रिसीव करने की ताकत है ना फ्लावरिंग के लिए, ये एक्चुअल में किसमें है? लाइट रिसीव करने की ताकत किसमें होती है? अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। सर फ्लावर भी दे दिया है, लीफ भी दे दिया है। अरे भोंदुओं, बचपन से क्या पढ़ा रहे हैं? फोटो रिसेप्शन की ताकत किसमें है? फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? जिंदगी में पहली बार फोटो वर्ड कहां सुना था? फोटोसिंथेसिस किसमें सुना था? लीफ में होता है। तो जाहिर सी बात है साइट ऑफ फोटो रिसेप्शन क्या है? लीफ है। और दूसरा लॉजिक, जब भैया फ्लावरिंग डिपेंड ही करती है लाइट के ऊपर, समझ लो कम लाइट है किसी में और उसे ज्यादा लाइट चाहिए, तो फ्लावरिंग तो हुई नहीं, तो फ्लावर रिसीव कैसे करेगा? पहले भी तो कोई फ्लावर होना चाहिए। यहां पे तो देखो कोई फ्लावर है ही नहीं। तो साइट ऑफ फोटो रिसेप्शन क्या हुई? लाइट कौन ले रहा है? इस टाइम पे भी लाइट रिसीव करके कोई बता रहा है ना कि भाई फ्लावरिंग करनी है नहीं, तो यहां पे तो है ही सिर्फ लीफ, तो फ्लावर का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप यहां पे लीफ लिख दोगे, है ना। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक हार्मोन है, जैसे लीफ को पता लगता है भैया प्रॉपर सनलाइट आ चुकी है, वो जो हार्मोन है लीफ से निकल करके भागता है आपका टिप की साइड फ्लावर बनाने के लिए। उसका नाम क्या है? हाइपोथेटिकल हार्मोन का अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। हाइपोथेटिकल हार्मोन का नाम क्या? फ्लोरीजेन। फ्लोरी मतलब फ्लावर, जन मतलब जनरेटिंग, तो फ्लोरीजन ऐसा बोला गया कि एक हार्मोन है जो निकल के भागता है आपका लीफ से और क्या कराता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम है इसे फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट करता है और फ्लावर की ग्रोथ करवाता है। बहुत मजा आ रहा है यार मुझे पढ़ाने में, और मुझे लगता है ये चीजें सारी क्लियर हो रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब थोड़े से और टॉपिक हैं जो कि हमें देखने हैं, ठीक है भैया। वर्नलाइजेशन, सम प्लांट्स डिपेंड क्वालिटेटिवली, है ना, एंड क्वांटिटेटिवली, कि उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, उनकी क्वालिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करते हैं एक्सपोजर ऑफ कोल्ड टेम्परेचर पे फॉर फ्लावरिंग एंड फॉर सीड जर्मिनेशन ऑल्सो। इसलिए मैंने वहां पर पिछली स्लाइड में सीड जर्मिनेशन हटा करके, या सॉरी फ्लावरिंग हटा करके जर्मिनेशन लिखा था। काफी बार कुछ प्लांट्स को सीड को जर्मिनेट करने तक के लिए क्या चाहिए? कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। तो कोल्ड टेम्परेचर से क्या होता है? इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। अगर समझ लो ग्रोइंग सीजन है, और ग्रोइंग सीजन का मतलब क्या है? सेल आपके बहुत दबा के क्या कर रहे हैं? आपके डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं। और लेट इन द ग्रोइंग सीजन मतलब अब सबसे मस्त टाइम है ग्रो करने का, अब सेल डिवीजन सबसे अच्छी हो रही है। और ये चीज कैसे एनालाइज करोगे? पेपर देने जाते हो, है ना, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट में एंड में ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा, मेरे पेन से आग निकल जाएगी, दुनिया फाड़ दूंगा मैं तो, और इतनी जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हो। जो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बचा हुआ था, जो आपको लग रहा था इट विल टेक 20 मिनट्स, वो आप कैसे ना कैसे 10 मिनट में कवर करते हो एंड बहुत फास्ट लिखते हो, बिकॉज दैट एंड फेज मैटर्स अलॉट। जो एंड गेम है वो बहुत मैटर करता है ना। अब आपके एग्जाम का भी एकदम लास्ट टाइम चल रहा है, तो तुम लोग एकदम जोश में आ गए होगे कि अब तो भाई सबका बदला लेना पड़ेगा, है ना। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टाइम। अब वो ग्रोइंग सीजन का इंपॉर्टेंट टाइम है, और यहां पर समझ लो रिप्रोडक्शन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, फ्लावरिंग बीच की एनर्जी खा जाए घुस के, तो अच्छा नहीं लगेगा ना हमें। तो इसीलिए हम प्रिवेंट करते हैं प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को एंड इनेबल द प्लांट टू रीच सफिशिएंट टाइम टू मैच्योरिटी। उसे बोलते हैं कि भैया पहले आराम से ग्रो कर लो, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बाद में कर लेना। तो हम फ्लावरिंग को थोड़ा सा कई बार क्या करते हैं? हॉल्ट करते हैं। और जब प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है कोल्ड, तो अचानक से आपकी फ्लावरिंग हो जाती है। फिर आपका जब सही टाइम आता है तो भगवान सारी चीजें देता ही है। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे मैंने राई का एग्जांपल लिया था, उसके अलावा वीट और बार्ले जैसी भी वैरायटीज हैं जहां 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक स्प्रिंग वैरायटी, एक ऑटम वैरायटी। अब स्प्रिंग वैरायटी है, अगर इसको आप स्प्रिंग में ग्रो कर रहे हो, है ना, तो ग्रोइंग सीजन से पहले ही ये क्या कर देगा भैया? आपका ग्रो भी हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में अगर ग्रो कर रहे हो और स्प्रिंग ही वैरायटी है तो तब की तब सीड फूट जाएगा, और उसके बाद विंटर के टाइम पे वो ग्रो कर जाएगा। एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, आपको ग्रेन या सीड मिल जाएगा। लेकिन आपकी जो ऑटम वैरायटी है, जो विंटर वैरायटी भी आप कह सकते हो, ये फेल हो जाएंगी फ्लावर करने में
अगर आप इन्हें स्प्रिंग में ग्रो करोगे या फिर बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। कैसे? सिंपल सी बात है भाई, देखो इस चीज का इलेबोरेशन देखो कैसे। ये जो ऑटम है समझ लो, इसमें आपने ये सीड की वैरायटी है, इसे आप स्प्रिंग में ग्रो कर रहे हो, ठीक है। क्या बना रहा हूं भाई, इसे आप स्प्रिंग में ग्रो कर रहे हो। तो स्प्रिंग में अगर आप किसी चीज को ग्रो कर रहे हो, सो कर रहे हो, और वो है ऑटम वैरायटी या विंटर वैरायटी, वो सीड तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। आपने जून में डाला, जुलाई में डाला, और वो जाकर के कहीं नवंबर में यानी विंटर में, आपका अर्ली विंटर के अंदर तो जर्मिनेट करेगा। और अभी सिर्फ जर्मिनेट हुआ है तो पहले तो भैया बाकी सारी चीजें चमकेंगी, बाकी तो पहले लीफ आएगा, स्टेम आएगी, तब जाके फ्लावरिंग का टाइम आएगा, फिर जाके आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो अभी तो सिर्फ जर्मिनेट हुआ है। अब क्या करेगा, अगली बार जब स्प्रिंग आएगी और विंटर आएगी, स्प्रिंग टू विंटर, तब जाके आपकी क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। स्प्रिंग टू विंटर में तब जाके आपकी अगले विंटर के आसपास फ्लावरिंग होगी। फिर फ्लावरिंग ही अगर विंटर में हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अगले समर के आसपास आपको क्या देखने को मिलेंगे, सीड देखने को मिलेंगे, तब जाके आप इसे हार्वेस्ट कर पाओगे। यानी आपने स्प्रिंग में बोया, यानी समझ लो जून के आसपास बोया, वो पूरी साल खा गया, वो अगली भी पूरी साल खा गया, और उससे अगली गर्मियों में आपको क्या किया, रिजल्ट दिया। यानी पूरे 2 साल लग गए, पूरे 2 सीजन लग गए, है ना। और यहां पर अगर आप देखोगे, अगर इसे ऑटम में आपने किया ग्रो, तो ये जर्मिनेट हो जाएगा विंटर में, है ना। और आपका स्प्रिंग में जब बढ़िया आपको पानी देखने को मिलेगा, उस टाइम पे ग्रोथ करेगा और मिड समर में हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। यानी ये वाला टाइम इसने बचा लिया, ये स्प्रिंग टू विंटर, बाकी टाइम तो इसको लगा ही है। अब आप इस पूरे कंसेप्ट का इस्तेमाल कहां पे कर सकते हो भाई, मुझे पता है कि ऐसा प्लांट, ऐसा सीड जो कम टेम्परेचर पर ग्रो कर सकता है और वो स्प्रिंग में ज्यादा टाइम खा रहा है, मैं क्या करूंगा, इसे 2 बार कोल्ड ट्रीटमेंट दे दूंगा। एक बार तो एक्चुअल विंटर, एक बार मैं इसे क्या करूंगा, कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट करा दूंगा। तो यहां पे क्या चाहिए, 2 विंटर चाहिए, एक जर्मिनेट करने के लिए, एक फ्लावरिंग करने के लिए, है ना। तो एक्चुअल में आपको देखो 1 साल लग रहा है, एक विंटर यहां पे, एक विंटर अगली साल का। अब मैंने क्या किया, एक बार इस चीज को क्या कर दिया, फ्रिज में रख दिया। अगर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया और स्प्रिंग में उगाया, उगते ही फटाक से थोड़ी ग्रोथ होगी, स्प्रिंग का मौसम है, पानी अच्छा खासा, ग्रोथ हो गई, वेजिटेटिव ग्रोथ, और विंटर में वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। यानी ये पूरा का पूरा टाइम बच गया, 2 सीजन की जगह 1 सीजन के अंदर ही काम चल गया। बात समझ पा रहे हो, राइट? आपने टाइम बचा लिया आर्टिफिशियल विंटरिंग देके। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज वर्नलाइजेशन। ये चाहिए था भाई जीवन में, है ना, ये चाहिए भैया, ठग लाइफ चाहिए। देन बाइनियल प्लांट्स है काफी, जो 2 सीजन में अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं, जैसे शुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है। इनको आप कम टाइम में लाइफ साइकिल कंप्लीट करवा सकते हो। देन थर्ड आपका जो टॉपिक है डोरमेंसी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हमारे भैया जो टॉपिक्स आते हैं, है ना, इसको हम लोग हाइलाइटर से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है या प्लांट हार्मोन्स क्या है। प्लांट हार्मोन्स आपके 5 अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप बोलेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो ये कितने अलग अलग टाइप के हैं, लेट्स चेक इट आउट। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 2 तरीके के हैं, एक तो आपके एक्टिवेटर्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हो प्रमोटर्स, जिनकी प्रमोटिंग एक्टिविटी ज्यादा है इनहिबिटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रमोटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आया, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, जब भी आप एक पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो कराना चाह रहे हो, मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का गुच्छा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है आपके पास, सेल्स के कुछ गुच्छे हैं, है ना। इसको जब आप ऑक्सिन दोगे तो ये क्या काम करेगा भैया, सबसे पहले रूटिंग स्टार्ट कराएगा, ये रूट बनाना स्टार्ट कराएगा। तो रूटिंग का काम जो है कौन कराता है भैया, आपका ऑक्सिन कराता है इस पर्टिकुलर कैलस के अंदर। और रूटिंग के साथ साथ ये क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन करता है, क्योंकि रूट अगर है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जाइलम भी यहां पर रखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। वाटर को एब्जॉर्ब भी तो करना है, ऊपर तक भी तो पहुंचाना है। जाइलम डिफरेंशिएशन और रूटिंग किसके काम है, आपके ऑक्सिन के काम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सेकंड चीज जो आपको चाहिए रहती है वो है आपकी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, काइनिन का मतलब क्या है, काइनेसिस, साइटो मतलब सेल, यानी सेल का डिवीजन कराकर शूटिंग कौन कराएगा, आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या कराएगा, आपका
शूटिंग कराता है, शूट ग्रोथ कराता है या फिर आपका सेल डिवीजन कराता है। और अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लांट की लेंथ बढ़ानी है तो उसके अंदर बोल्टिंग कौन कराता है, उसके अंदर बोल्टिंग कौन कराता है, आपका जिबर्लिक एसिड, दैट इज जिबर्लिन। ये तीनों के तीनों क्या है, आपके पॉजिटिव प्रमोटर्स हैं। इसे क्या बोलोगे आप, जिबर्लिक एसिड या जिबर्लिन बोलोगे। दूसरे प्रकार के जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये क्या है, आपके इनहिबिटर्स हैं। ये बुरे काम ज्यादा करते हैं और अच्छे काम थोड़े कम। जैसे कि जिबर्लिक एसिड का उल्टा, इसका आपका उल्टा काम करने वाला एब्सिसिक एसिड, और एक आपका क्या हो जाएगा, इथाइलिन। ठीक है, अब इन दोनों के नाम के एंड में ए आता है यानी एसिड आता है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, उल्टे उल्टे काम करते हैं एक दूसरे से, एंटागोनिस्ट। जैसे आपने अभी क्या देखा था डोरमेंसी वाले केस में, इनहिबिटर कौन था, एब्सिसिक एसिड, और जिबर्लिक एसिड डालने पे वो चीज ठीक हो जा रही थी। तो दे आर एंटागोनिस्ट। और ऑक्सिन क्या है और साइटोकाइनिन क्या है, एक जैसे काम करते हैं, है ना। ऑक्सिन और ये दोनों के दोनों प्लांट की डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, रूटिंग शूटिंग करा रहे हैं, यानी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके सिनर्जिस्टिक है। एक जैसे काम करने वालों को सिनर्जिस्टिक बोलते हैं, प्रोमोटरी काम करने वालों को, और एक दूसरे के साथ खींचातानी करने वालों को एंटागोनिस्ट बोलते हैं, यानी अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो दो हमारे इनहिबिटर हैं, ए, बी और इथाइलिन, और 3 हमारे प्रमोटर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन है, आपके ऑक्सिन, जिबर्लिन और साइटोकाइनिन, ये बात हमें पता है। और इनहिबिटर कौन है, आपका एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन जो है ये दोनों कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन इसके पाप जो है वो पुण्य से ज्यादा है। तो भैया लार्जली तो ये किस में गिना जाएगा, एज एन इनहिबिटर ही गिना जाएगा, इसी में गिना जाएगा एब्सिसिक एसिड के साथ। ठीक है, अब देखिए बनते किससे हैं, तो इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, या तो जैसे कि आपके ऑक्सिन जो है ये इंडोल कंपाउंड हो सकता है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड सो ऑन। तो इंडोल इसके नाम में ही है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। एडेनिन डेरिवेटिव आपका काइनेटिन है ना, एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन क्या है, आपका नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, उससे डेराइव क्या होता है, आपका काइनेटिन। काइनेटिन मतलब डिवीजन कराने वाला, यानी साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव, कैरोटिनॉइड से कौन डेराइव होगा, यानी पिगमेंट से आपका एब्सिसिक एसिड। तो यहां पे क्या है, ए और बी, और कैरोटिनॉइड है सी, तो इसमें ट्रिक क्या लगा लो, ए बी सी, यानी एब्सिसिक एसिड जो है ये आपका सी फॉर कैरोटिनॉइड से डेराइव होता है। टर्पीन में क्या याद कर लो, जीटीए है ना, जीए जिबर्लिक एसिड, टी फॉर टर्पीन से डेराइव होता है। इथाइलिन C2H4 इतना लो मॉलिक्यूलर मास है इसका कि ये गैसियस होता है नेचर में। ठीक है, तो ये आपके हार्मोन्स हुए। अब इनकी डिस्कवरी कैसे कैसे करी गई, है ना। ऑक्सिन जो है ट्रिप्टोफन नाम के अमीनो एसिड से बनता है ना। इंडोल शब्द इसमें लगाया जाता है ना, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये ट्रिप्टोफेन से बनते हैं। जिबर्लिन मेवलॉनिक एसिड से बनता है, आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेवलॉनिक एसिड से बनता है, वैसे याद करना है तो कर लो, बट एग्जाम में नहीं आएगा। साइटोकाइनिन आपका एएमपी से बनता है ना, तो एएमपी, एडीपी, एटीपी, इनमें क्या आ रहा है नाम में, एडिनाइन है ना, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ए यानी एडेनिन आ ही रहा है, ये तो हमने पहले याद कर लिया था, है ना। और आईपीपी यानी आइसोपेंटाइन पायरोफॉस्फेट, ये याद नहीं करना है, सिर्फ एडेनिन याद करना है, जो पहले याद कर लिया, तो ये दोनों याद नहीं करना है। एब्सिसिक एसिड कैरोटिनॉइड से है, हमें पहले से ही पता है, ए बी सी पहले ही पता है। इथाइलिन जो है मिथायोनिन से आया, ये भी याद नहीं करना है, ये हमें पहले से ही पता है, ये भी हमें पहले से पता है, बट इसमें ट्रिप्टोफन काफी बार पूछ लिया जाता है। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। और अभी कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ ट्रिप्टोफैन से बनता है आपका ये वाला पार्ट, सिर्फ ये आपको याद करना है। डिस्कवरी कैसे हुई देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आपके चार्ल्स डार्विन साहब है, इनका बेटा है फ्रांसिस डार्विन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ग्रास की सिलप्टाइल को देखा, है ना। कौन सी ग्रास को, कैनेरी ग्रास को। कैनेरी ग्रास की जो सिलप्टाइल थी उसको सूरज की साइड उगा करके देखा, तो इन्होंने देखा सिलप्टाइल जो है बेंड हो जाती है सूरज की साइड, उसको फेस करती है। ठीक है, तो लाइट से इसको एक्सपोज कराया, एंड उसके बाद FW वेंट साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। तो डार्विन एंड डार्विन ने तो सिर्फ ये कहा कि कोई ऐसा केमिकल है, कोई ऐसी चीज है जो बनती है एक सिलप्टाइल के अंदर, जो उसे लाइट की तरफ बेंड होने पे मजबूर कर देती है। बट FW वेंट साहब ने क्या किया, एक्चुअल में आइसोलेट किया। तो पता तो पहले लग गया था कि कुछ तो है, पर वो क्या है, वो आइसोलेट किया आपका FW वेंट साहब ने, इससे आपकी ओट सीडलिंग से।
ओट सीडलिंग्स है, इसके सिलेप्टाइल से, है ना, जिसे अवीना सिलेप्टाइल भी कहते हैं। और इसीलिए आपका ऑक्सिन को डिटरमाइन करने का जो टेस्ट है उसकी क्वांटिटी को इसे कहते हैं अवीना कर्वेचर टेस्ट, है ना, कि अवीना जो है उस प्लांट की सिलेप्टाइल कितनी कर्व हुई, कितना सूरज को देख के मुड़ी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा उतना ज्यादा मुड़ जाएगी, जितना कम ऑक्सीजन उतना कम मुड़ेगी, अवीना कर्वेचर टेस्ट। आपका जो जिबर्लिन है वो कैसे डिस्कवर हुआ? कुरोसावा नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, है ना, नाम ही है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, तो जिब्रेला से ही नाम याद आया आपका जिबर्लिन, ठीक है। और बाद में पता लगा कि ये जो जिबर्लिन है इसका कैरेक्टर एसिडिक है, तो इसे जिबर्लिक एसिड बोलने लग गए। 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के जिबर्लिक एसिड है, सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था दैट इज GA3 यानी जिबर्लिक एसिड 3, और फिर बाद में सीक्वेंस में उनका नाम रखने लग गए GA1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि राइस सीडलिंग में ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है ये डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं बकाने डिजीज, BAKANE, बकाने डिजीज, जिसे फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। यानी जो राइस है वो पौधा खड़ा हुआ है अच्छे तरीके से, उसका खोखा जो है वो भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट है, लेकिन अंदर राइस का दाना नहीं है, तो सबको फूल बना दिया, है ना, अंदर का दाना जो है वो खत्म हो गया। तो उन्होंने देखा कि जब भैया मैं जिबर्लिक एसिड का कंटेंट, यानी ये जो आपका जिब्रेला फ्यूजिकोराई का जो कंटेंट है इन्फेक्टेड जो कर रहा है राइस को, वो जब लेके मैं दूसरे राइस के प्लांट पे फेंकता हूं तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने देखा कुछ तो है भैया जो कि दिक्कत कर रहा है। साइटोकाइनिन अब सेल डिवीजन कराता है, तो किन्होंने डिस्कवर किया? स्कूग और मिलर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इन्होंने क्रिस्टलाइज किया एक सब्सटेंस को जो कि कहलाता है काइनेटिन। काइनेटिन मतलब काइनेसिस कराने वाला यानी डिवीजन कराने वाला, ठीक है। तो इन्होंने टोबैको स्टेम को उगाने की कोशिश करी, कैलस को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी, तो इन्होंने देखा कि आपका ऑक्सिन के साथ या तो कोकोनट मिल्क जैसा कुछ डालना पड़ेगा, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट कुछ जैसा डालना पड़ेगा, या वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डालना पड़ेगा ऑक्सिन के साथ, जो शूटिंग भी करा दे, क्योंकि ऑक्सिन के बस की तो सिर्फ रूटिंग है, शूटिंग कौन कराएगा? आपका साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी किसमें थी? या तो आपके कोकोनट मिल्क में, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट में, या फिर आपके वस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट में। तो इन्होंने बताया ये जो सब्सटेंसेस है ना नीचे वाले कोकोनट मिल्क वगैरह, इनमें सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है, इनमें काइनेसिस की कैपेबिलिटी है, ये बताया गया कूग और मिलर द्वारा। एब्सिसिक एसिड 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च करी, है ना। एक ने इनका नाम दिया इनहिबिन, एक का इन्होंने नाम दिया डॉर्मिन। बाकी जब साथ में बैठे सारे तो उन्होंने बोला अरे यार सेम ही चीज खोज रहे थे, खाम का 3 अलग अलग नाम दे रखे हैं, इसका नाम एब्सिसिक एसिड रखो और खत्म करो। तो लेटर उसका नाम क्या रख दिया? 3 नाम हटा करके एब्सिसिक एसिड रख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो इथाइलिन किसने डिस्कवर किया? कजिन ने। भैया तुम्हारे मामा के बेटे ने डिस्कवर नहीं किया है, कजिन मतलब साइंटिस्ट का नाम है कजिन, ठीक है। कहीं अपने कजिन को फोन मिला के कांग्रेचुलेट करने लग जाओ, कांग्रेचुलेशंस भाई तुमने बताया भी नहीं कि तुमने इथाइलिन को डिस्कवर किया है। उसने नहीं किया, कजिन नाम का साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया है। इन्होंने देखा कि भैया एक जो राइपन ऑरेंज है या आप कच्चे केलों के बीच में रख दो तो सारे केलों को पका देता है। यानी एक जो पर्टिकुलर पका हुआ फ्रूट है वो अपने पकने के बाद गैसेस रिलीज करता है जो बाकी कच्चे फलों को पका सकता है, वो जो गैस है उसका नाम है इथाइलिन। ऐसे सारी चीजें क्या हुई? डिस्कवर हुई। ऐसे सारी चीजें क्या हुई? डिस्कवर हुई, ठीक है भैया। अब बात करते हैं कि इनके काम क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इनके सिर्फ वही हम यहां पर नोट करेंगे और इनको हाईलाइट कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। क्योंकि कुछ काम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले फंक्शंस देखते हैं फिर थोड़ा बहुत हम लोग और चीजें नोटिस करेंगे। यह पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अब इंडोल जिस नाम में आ रहा है, इंडोल आपका एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये नेचुरल है। सिंथेटिक क्या है? NaA दैट इज नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। अब ये जो है 2,4-D इसका फुल फॉर्म भी याद करना है। 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये 2,4-D जो है ना, इसमें एक बहुत खतरनाक चीज आ रही है नाम के अंदर, वो क्या है? D। सर ये क्या बात कर दी गधों जैसी? 2,4-D में तो D था, ये हमें पहले से ही पता था भाई। गधों जैसी बात से जीनियस जैसी बातें निकालते हैं हम लोग, है ना। तुम भी हम भी, तुम्हें भी क्रेडिट दूंगा मैं थोड़ा सा। D फॉर डाइकॉट। डाइकॉट वीड्स को मारने के लिए ये जो है इट्स अ वीडिसाइड। 2,4-D इसको मारता है, स्पेसिफिकली डाइकॉट को मारता है, याद रखना। वर्ल्ड वॉर में भी इसका इस्तेमाल हुआ था, है ना। ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा था। क्या हुआ दोस्त? सामने जो है आपके दुश्मन खड़े हैं,
लेकिन उनके आगे क्या है, झाड़ियां हैं, आपको दुश्मन ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। और वो भी कौन सी झाड़ियां हैं, डाइकॉट झाड़ियां। आपने क्या किया, 2,4-D स्प्रे कर दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में 2,4-D छिड़क दिया, सारे के सारे डाइकॉट जो है मुरझा गए, नीचे बैठ गए, दुश्मन साफ दिख गए, गोलियों से भून दिया, एंड यू वॉन द वॉर जस्ट बिकॉज ऑफ अ केमिकल, राइट। काफी जगह पर इस्तेमाल किया गया था, है ना। चलिए, उसके बाद लोग शाणे हो गए, है ना, और अलग अलग हथकंडे अपनाने लगे टू रेजिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम लूजिंग द वॉर। जिबर्लिन जो है ये आपके टर्पीन है ना, तो इसमें सिर्फ टर्पीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिक डाई टर्पीन एसिड याद नहीं करना, सिर्फ एक शब्द याद करना है जो कि हम पहले भी कर चुके थे GTA से, और वो शब्द है टर्पीन। यह हमें पहले से ही पता है, ये टर्पीन से बना हुआ है, ठीक है भैया। अब देखिए, नेचुरल जो आपका साइटोकाइनिन है वो है जिएटिन, किसमें पाया जाता है, जिया मेज में ही पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम जिएटिन है। सिंथेटिक क्या है, काइनेटिन, यानी जो काइनेटिन इनिशियली डिस्कवर किया गया था वो आपका नेचुरली नहीं पाया जाता, वो सिंथेटिक है, ठीक है। इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन, ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट ने कहा था, तीन अलग अलग नाम दिए थे, बट इट वाज एब्सिसिक एसिड, तीनों का फिर कॉमन नाम दे दिया गया, तो इन्हें आप याद ना भी करो तो चलेगा। इथिफोन इज इथाइलिन, इट्स अ बॉटल्ड केमिकल, जिसको स्प्रे की फॉर्मेट में भी डाला जा सकता है और गैस फॉर्मेट में भी आपका छिड़का जा सकता है फलों के ऊपर उन्हें पकाने के लिए। आर्टिफिशियली पकाए हुए फ्रूट्स आपने काफी बार सुने होंगे, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि वो नेचुरली नहीं पके हैं, है ना, अभी वो बहुत यंग थे और उनके ऊपर कुछ डाल करके उन्हें ओवर जवान करने की कोशिश करी गई, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इथिफोन, ठीक है। फंक्शंस क्या है, आप देखिए, इन पांचों के पांचों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के फंक्शन क्या क्या है। अब रूटिंग इनिशिएट कौन करता है आपका, रूटिंग इनिशिएट कौन करता है आपका, ऑक्सिन। शूटिंग इनिशिएट कौन करता है भैया आपका, शूटिंग इनिशिएट कौन करता है आपका, साइटोकाइनिन, है ना, क्या करेगा आपका, शूटिंग करेगा। ये दोनों पॉइंट क्या हमें क्लियर है, पहले से क्लियर है। रूटिंग हो रही थी और रूट के अंदर क्या हो रहा था भैया, आपका जाइलम डिफरेंशिएशन भी हो रहा था, है ना, तो यहां पर क्या करेगा भैया, ये आपका जाइलम डिफरेंशिएशन भी करेगा, ठीक है। और रूटिंग कर रहा है तो देखो, रूटिंग में भी सेल डिवीजन करना है, ऐसी बात नहीं है, तो कुछ कॉमन फंक्शंस भी हो सकते हैं ना भाई, रूटिंग में भी तो आपका क्या हो रहा है, रूट पूरी ग्रो करेगी तो सेल डिवीजन तो करेगा ही, है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराएगा, जहां पे जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है। अब जिबर्लिन बोल्टिंग कराता है तो आपका कैबेज है, आपका कुछ प्लांट है, शुगर केन है, उसकी लेंथ बढ़ाएगा, ग्रेप वाइन की स्टॉक की लेंथ बढ़ाएगा, एप्पल की शेप बेटर करेगा, उसका साइज बढ़ा करके, तो सेल डिवीजन से ही तो साइज बढ़ेगा, सेल डिवीजन से ही तो गन्ना लंबा होगा, तो ऑब्वियसली ये भी सेल डिवीजन कराता है, राइट। अब यहां पर देखो, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, भाई जितनी लंबी अंगूर की बेल उतने ज्यादा अंगूर। सिमिलरली अगर आपका एप्पल है, इसके भी साइज को बढ़ाता है टू इंप्रूव इट शेप, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। बोल्टिंग बढ़ाता है यानी इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, जैसे आपका कैबेज वगैरह है तो उसके अंदर लेंथ बढ़ाता है जिससे जमीन से थोड़ा ऊपर आ जाए, वो नीचे के कीड़े वीड़े उन्हें ना खा पाए। और गन्ने की भी प्रोडक्शन 20 टन पर एकड़ तक बढ़ा देता है, इतना गन्ने को लंबा कर देता है, राइट, तो उसकी भी इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा रहा है, तो बोल्टिंग भी ये कराता है। सबसे पहले देखते हैं भाई ऑक्सिन, तो ये इनिशिएट कर देता है रूटिंग, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर क्या है, पाइनएप्पल, फ्लावरिंग नहीं, प्रमोट है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रमोट है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है भैया, ये आपको देखना है। क्यों सर प्रमोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप तो ऐसी बातें करते हो, आप तो ग्रामर पढ़ाते हो, पाइनएप्पल और फ्लावरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको प्रमोट दिख रहा है। यहां पे देखिए, इट इनिशिएट्स द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, यानी इनिशिएट कौन करता है, इनिशिएट करे कोई और भरे कोई और, इनिशिएट कौन कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है आपका इथाइलिन प्रमोट कौन कर रहा है, आपका ऑक्सिन, ठीक है। इसीलिए सारी की सारी बातें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में प्रिवेंट करता है फ्रूट का गिरना, लीफ का गिरना, लेकिन अगर वो मैच्योर हो चुके हैं तो खुद गिरा देगा जानबूझ के, ठीक है। प्रमोट करेगा एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, यानी अर्ली केसेस में तो इनको गिरने से रोक रहा था, एंड में खुद ही टपका देगा इनको, ठीक है। अब देखिए, इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर आपका प्लांट है ना, अगर आपका एक पर्टिकुलर प्लांट है,
इस पे क्या होते हैं, एक तो आपके यहां बड होते हैं, यहां बड होते हैं, है ना, एक्सिलरी बड, एक आपके एपेक्स पे होते हैं एपिकल बड। ये एपिकल बड क्या करता है, डोमिनेट करता है और बाकी बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देता। अगर यहां पे बड ग्रो नहीं होंगे तो आपकी ब्रांचेस नहीं निकल पाएंगी, है ना, ब्रांचेस नहीं निकलेंगी तो घना जो है पौधा वो नहीं हो पाएगा जब तक एपिकल बड यहां पर है। तो हम क्या करते हैं, इसको डीकैपिटेट करते हैं। डीकैपिटेट मतलब ये एपिकल बड जो है इसको हटाना, इसको इस कैप को काटना, जिससे कि नीचे जो ब्रांचेस है वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो एपिकल बड जो यहां पे डोमिनेट करता है, ये काम हो रहा है आपका कहां पर, ये काम हो रहा है आपका ऑक्सिन में। और इसके जस्ट अपोजिट काम कौन करता है, इसका जस्ट अपोजिट काम कौन करता है, ओवरकम कौन करता है एपिकल डोमिनेंस को, साइटोकाइनिन। यानी ये दोनों काम जो है ये क्या है आपके एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये जो दो काम है एक दूसरे के जस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट है। यानी आपका ऑक्सिन भी सेल डिवीजन कराता है थोड़ी बहुत, साइटोकाइनिन भी कराता है। ऑक्सिन शूट को बड़ा, रूट को बड़ा करता है, सॉरी, साइटोकाइनिन शूट को बड़ा करता है। दैट्स फाइन, वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दे आर सिनर्जिस्टिक। बट इस एग्जांपल में दे आर एंटागोनिस्ट। एक एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है, दूसरा उसे क्या करता है, कम कर देता है। इसलिए जानबूझ के सारा मैंने एक ही स्लाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, मजा आएगा आपको, है ना। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। पार्थेनोकार्पी मतलब आपको पता है फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन टोमेटो के अंदर। 2,4-D जो है किसको मारेगा भैया, डाइकॉट को मारेगा, D फॉर डाइकॉट। ये सारी चीजें कौन करता है, आपका ऑक्सिन करता है। जिबरलिन देखो भैया, साइज बढ़ाएगा, ग्रेप का, एप्पल की शेप को सही करेगा, बोल्टिंग करेगा। देन क्या करेगा, डीले लीफ सेनेसेंस, लीफ को बूढ़ा होने से रोकेगा, इसलिए प्रमोटरी है ना। माल्टिंग प्रोसेस को ये इंक्रीज करता है, यानी शराब बनाने में काम आता है, माल्टा बनाने में काम आता है। तो अगर दो चीजें याद करनी हो तो क्या बोलोगे इसमें, इसमें बोलोगे भैया बोल्टिंग एंड माल्टिंग, यानी चीजों का साइज बढ़ा रहा है और शराब बना रहा है, मौसम भी बना रहा है ना। अब बोल्टिंग में क्या क्या आया, ग्रेप की स्टॉक की लेंथ बढ़ाई, गन्ने की लेंथ बढ़ाई, एप्पल की शेप बढ़िया करी, है ना, कैबेज की जो है इंटरनोड की लेंथ बढ़ाई। बोल्टिंग, माल्टिंग, शराब बना रहा है। उसके अलावा भाई लीफ की सेनेसेंस को रोकता है, ये तो आपको प्रोमोटरी फैक्टर है, ये तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। देन देखो भैया क्या हुआ, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस हमने देखा। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट आपका अलग अलग जगह तक पहुंचाता है, जिससे कि वहां पर क्या हो, न्यूट्रिएंट आएगा तो सेल डिवाइड करेगा, है ना। सेल एनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करता है। डीले सेनेसेंस, चीजों को बूढ़ा नहीं होने देता, तभी तो सेल डिवीजन कर रहा है ना। और एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन और लेटरल शूट की फॉर्मेशन, शूटिंग कौन करता है आपका, सीधी सी बात है, जहां जहां शूट आया वहां वहां क्या आया, साइटोकाइनिन, सारे फंक्शंस क्रैक्ड। एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, नाम ही क्या है, एब्सिशन, एब्साइज करेगा, सीड जर्मिनेशन को हॉल्ट करता है एंड क्लोज कर देता है स्टोमेटा में। तो इसे क्या कहते हैं, आपका सर्वाइवर हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये आपका बुरे वक्त में काम आता है ना। कैसे, क्योंकि समझ लो एक प्लांट है, उसमें पानी बहुत कम है, पानी की कमी है, और समझ लो स्टोमेटा भी खुला रहेगा तो सारा पानी तो उड़ जाएगा। इसीलिए स्टोमेटा को बंद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुरे वक्त में काम आने वाला साथी कौन है, आपका एब्सिसिक एसिड। कहने के लिए ये इनहिबिटर है, लेकिन कुछ काम इसके बढ़िया भी है, ठीक है। तो सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी जो है इसका काम है, इसलिए इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। डोरमेंसी भी ये कराता है। सीड डोरमेंसी अगर ये करा रहा है एब्सिसिक एसिड, तो ये आपका डेसिकेशन से और अदर अनफेवरेबल ग्रोथ फैक्टर से बचने में सीड की हेल्प करता है। अगर सीड नहीं ग्रो होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये नहीं ग्रो होने देगा, ये कहेगा ना भैया अभी अच्छा टाइम नहीं है, बाद में ग्रो करेंगे। ये क्या करता है इथाइलिन, इट प्रमोट्स सेनेसेंस, है ना। ये क्या करता है, चीजों को पकाता है, जल्दी बूढ़ा कर देता है, जल्दी जल्दी पकाएगा, जल्दी जल्दी बच्चे से जवान करेगा, जवान से बूढ़ा करेगा, ऑब्वियसली सेनेसेंस जल्दी हो रही है। एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, जल्दी जल्दी चीजों को गिरा भी देगा पेड़ से, जल्दी पका के, है ना। तो ये फ्रूट राइपनिंग जल्दी कराता है, फ्रूट राइपनिंग से ही रिलेटेड है सारी की सारी चीजें। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, अगर आपके बड को भी जल्दी फूल बनाना है, सीड को भी जल्दी ग्रो करना है, तो भी ये काम कर देगा डोरमेंसी को ब्रेक करके। यानी ये डोरमेंसी बढ़ा रहा था एब्सिसिक एसिड, ये डोरमेंसी को रोक रहा है। तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दोनों क्या है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट है। ये भी हमारी बात यहां पर क्लियर हो जाती है। इनिशिएट सीड जर्मिनेशन एंड प्रोड्यूस रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन,
तो रूटिंग कौन कराता है? आपका ऑक्सिन। लेकिन रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन इनिशियली कौन कराता है भैया? जब अच्छे से थोड़ी बहुत रूट्स आ चुकी हैं तो उसको और एब्जॉर्प्शन के लिए मुकम्मल कौन बनाता है? आपका इथाइलिन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स ऑफ कुकुम्बर जो है वो भी ये कराता है। ऑलराइट, कुछ जनरल सी बातें थी, और पढ़ेंगे डिटेल में एनसीईआरटी में और बेहतर तरीके से, बार बार रिवाइज करने पर याद आएंगी। ये दोनों जो स्लाइड है ये तो याद करने की ही है। रिलेट करके मैंने आपको बता दिया कौन सी क्या चीजें होती है, तो यहां से आप बेसिक बातें जान सकते हो। प्लस आपको 2 ट्रिक मैंने बताई, एबीसी और जीटीए, है ना। जीटीए से आपको क्या पता लगा? जीए मतलब जिबर्लिक एसिड एंड टी का मतलब टर्पीन से बना होता है। एबीसी से क्या पता लगा? एबी मतलब एब्सिसिक एसिड, सी का मतलब कैरोटिनॉइड से बना होता है। बचा हुआ आपका देख लो, यहां पर एडेनिन से बनता है आपका साइटोकाइनिन, है ना, दैट इज सीए। पर एबीसी से ऑलरेडी हमने बना लिया तो हम इतना तो याद करेंगे ही। इंडोल वर्ड आ रहा है, इट इज ऑक्सिन, एंड इथाइलिन तो सीधा गैस है ही। बाकी सारी बातें बहुत ही जनरल है। यहां पे ये फंक्शंस जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नीचे का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। ये सबको बहुत अच्छे तरीके से करना होता है याद। और इसी के साथ हमारा धन्यवाद और विपू भाई ओपी की छोटी सी गुजारिश, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप मेरे और लेक्चर्स देखना चाहते हैं, देन प्लीज मेक श्योर to comment Vipu Sir OP in the comment section of every video of mine and I'll be making such great content for you। अब मैं आपको क्या कराने वाला हूं मैं बताता हूं दोस्त। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इकोलॉजी एंड कुछ जेनेटिक्स के चैप्टर्स, लेकिन उसमें हम लोग क्या चलेंगे, स्ट्रिक्टली दोनों चीजों में एनसीईआरटी के साथ चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी कैरिंग माय एनसीईआरटी एनोटेशंस, है ना। और कुछ बीच में फ्लो चार्ट्स हम लोग हाथ से बनाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी एनोटेशंस का क्या मतलब है? अगर एनसीईआरटी के एक पेज में जस्ट फॉर रेफरेंस, फॉर एग्जांपल अगर 20 लाइंस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 4 लाइन से ज्यादा याद ना करना पड़े। और वो एनसीईआरटी एनोटेशंस जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा अरे वाह ये तो बहुत छोटा है। सारी वेस्ट की जो बातें हैं वो सिर्फ हम सुन के निकालेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे हम सिर्फ उस चीज को जो कि एक्चुअल में पेपर में आएगी। तभी तो आपका ध्यान रहेगा मेन चीज पे दोस्त, और तभी तो आप क्रैक कर पाओगे हर मुसीबत को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माइंड मैप। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की, एंड देन आफ्टर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बॉटनी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर बायोलॉजी दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। प्रिपरेशन बहुत सॉलिड रखनी है, बूस्ट करनी है और फोड़ देना है इस बार पेपर को बहुत ही बढ़िया तरीके से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।